हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका मतलब होता है कि एक अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम या कोई ऐसा जरूरी काम जो कि बहुत ही जरूरी है जिसे करना, वह नहीं कर सकता है। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकता। उसी प्रकार से एक देश भी अगर कोई वैश्विक समस्या है उसका समाधान अकेले नहीं कर सकता। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एक बात चर्चा में आई है, एक शब्द चर्चा में आया है जो है जलवायु क्लब यानी कि क्लाइमेट क्लब। इसके बारे में यह जो खबर है यह काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। इसलिए इस खबर पर हमने नजर बनाई और इससे संबंधित जो मुख्य बातें हैं उन्हें कवर करने की कोशिश की है, जो कि आपके लिए यूपीएससी की परीक्षा में मुख्य परीक्षा के लिए जो पेपर 2 है, पेपर 2 और पेपर 3 उससे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं खबर क्या है। द हिंदू की खबर है, व्हाट इज द G7 लेट क्लाइमेट क्लब। मतलब कि जो क्लाइमेट क्लब है वह क्या है। अब हम जानेंगे क्लाइमेट क्लब से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह क्या क्या हो सकते हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। जैसे यह कि यह अभी चर्चा में खबर क्यों है, क्लाइमेट क्लब से संबंधित जो खबर है। फिर G7 क्या है कि G7 का क्लाइमेट क्लब जो कहा गया न्यूज में वह क्या है। जलवायु परिवर्तन एवं पेरिस जलवायु समझौता किस प्रकार से इस क्लब से जुड़ा हुआ है उसको समझेंगे। अब जानेंगे कि क्लाइमेट क्लब है क्या और यह किस प्रकार से कार्य करेगा। फिर उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह भारत के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है तथा अन्य जो देश हैं जिनका कि इससे संबंध होना चाहिए वह किस प्रकार से इससे प्रभावित होंगे। अंत में जानेंगे हम इससे बनने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब बात है कि चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्यों अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन हुआ, जो कि कौन सा था, 48वां G7 शिखर सम्मेलन था। और यह जो हुआ सम्मेलन, इसमें एक सहमति बनी। सहमति क्या बनी कि एक अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब बनाया जाएगा। अब यह अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब क्या कार्य करेगा, तो वह अंतरराष्ट्रीय जलवायु क्लब कार्य करेगा जलवायु कार्रवाई और मुकाबला, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मुकाबला। मतलब कि कुछ प्रमुख कार्रवाई ऐसी करेगा, कुछ निर्णय लेगा, कुछ ऐसे नियम लेकर आएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसे हर देश फॉलो करें जो जलवायु परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं। साथ ही अब बात आती है कि यह क्लब की स्थापना कब होगी। इस पर इतनी चर्चा हो रही तो आखिर यह अस्तित्व में कब आएगा। तो पूरी विचार यह प्रयास किया जा रहा है कि वर्ष 2022 के अंत तक, यानी कि इसी साल के अंत तक यह क्लब अस्तित्व में आ जाएगा। अब जान लेते हैं हम कि यह G7 क्या है और यह जो शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसमें जो बात निकलकर सामने आई है उससे यह बात तो समझ में आता है कि G7 को हमें समझना जरूरी हो गया है। तो G7 एक अंतर सरकारी संगठन का मतलब क्या होता है। अंतर सरकारी संगठन का मतलब यह हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक संगठन होगा जिसमें कुछ ऐसे कानून, कुछ ऐसे नियम से वह संगठन को चलाया जाएगा। उस संगठन से जुड़े हुए जितने भी देश हैं वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी नियम बनाए जाएंगे सबके लिए बराबर होंगे। इसीलिए क्या कहा गया है, अंतर सरकारी संगठन, जिसको कि इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई, वर्ष 1975 में हुई। अब बात आती है कि G7 जो कि इसके नाम से ही समझ में आता है कि इसमें कितने देश होंगे, तो 7 प्रमुख देश हैं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले। यूके, कनाडा, फ्रांस 3, जर्मनी 4, इटली 5, जापान 6 और अमेरिका 7 देशों का यह संगठन है। अब बात यह हो जाती है कि आखिर यह जो कार्य है वह क्या करता है। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ब्लॉक की वार्षिक बैठक होती है। ठीक है। अब बात आती है कि इसका कोई सचिवालय है, तो सचिवालय इसका कोई भी नहीं है। वैश्विक सकल का घरेलू उत्पाद का 31% और वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 21% का योगदान कौन दे रहा है, G7 के सदस्य देश। मतलब कि जो 7 देश हैं उनका जीडीपी में कितना योगदान है, 31% है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 21%। मतलब कि कुल कार्बन डाई उत्सर्जन
दुनिया भर के जितने देश कुल मिलाकर कर रहे हैं उसका लगभग पांचवां हिस्सा कितने देश मिलाकर कर रहे हैं? ये 7 देश मिलके कर रहे हैं। अब चूंकि बात आ रही है जलवायु क्लब की, तो हम जान लेते हैं जलवायु परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। तो जलवायु परिवर्तन को समझने के पहले हमें देखना होगा कि यह जलवायु क्या है। जलवायु का सीधा सीधा अगर हम मतलब निकालें तो एक लंबे समय तक किसी भी स्थान का जो मौसम का औसत होता है उसे हम क्या कहते हैं? जलवायु। लंबे समय तक रहेगा, लंबे समय तक मौसम का औसत। लंबे समय तक मौसम का औसत, या तो हम क्या कहेंगे औसत मौसम जो रहता है वह क्या कहलाता है? जलवायु। तो यह जो जलवायु है इसमें परिवर्तन जब होने लगे तो इसे हम क्या कहेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे? यानी कि जो औसत मौसम है या मौसम का जो औसत है, औसत मौसम, जो औसत मौसम है उसमें परिवर्तन आने लगेगा। औसत मौसम में परिवर्तन अगर आ रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण होंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण कारण जैसे प्राकृतिक कारण, महाद्वीप का खिसकना, ज्वालामुखी, समुद्री तरंगे, धरती का घुमाव, ये एक ऐसे कारण हैं जिनमें हमारा कोई खास पकड़ नहीं है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक कारण है मानवीय कारण, जिस पे कंट्रोल किया जा सकता है और इसीलिए इस क्लब का गठन किया जा रहा है। अब बात आती है कि मानवीय कारण में वो कौन सी बातें हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। उद्योगों में जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि कोयले का, पेट्रोल का, प्राकृतिक गैसों का, तो इनकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वह जो हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर रही हैं, और ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग को ही रोकने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब बात आती है उद्योगों की वजह से। उद्योगों के अलावा और क्या हो सकता है? जो आदमी पर्सनल यूज कर रहा है, वाहन यूज कर रहा है, वहां से हो सकता है। ऐसे बहुत सारे जितने भी रीजन आपको समझ में आते हैं वो सारे जो मानव जिसमें उसमें किसी न किसी रूप से भागीदार है, वह सारे कारण कौन से हो गए? मानवीय कारण हो गए। अब बात आती है कि पेरिस जलवायु समझौता, इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस क्लब की स्थापना की गई है। तो हम जान लेते हैं कि पेरिस जलवायु समझौता क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है, यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पेरिस जलवायु समझौता है वह किस प्रकार का समझौता है कि इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसमें किसी खास प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा रहा है, एक स्वैच्छिक प्रकार का दबाव है। मतलब कि आप करना चाहें परिवर्तन, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना चाहें, कार्बन उत्सर्जन को कम करना चाहें, तो यह स्वैच्छिक आधार पर लगाया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि पेरिस जलवायु समझौता क्या है। इसमें जो मुख्य बात है कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की बात कही गई है। हालांकि यह जलवायु समझौता कब हुआ यह भी सबसे पहले जान लेते हैं। तो वर्ष 2015 में यह जलवायु समझौता हुआ, पेरिस जलवायु समझौता। पेरिस कहां पर है? फ्रांस में है। और इस समझौते में 195 देशों ने सहमति व्यक्त की, और अभी वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है? 197 है, और नवीनतम देश कौन सा है इसमें? सीरिया है। तो इन देशों के द्वारा क्या बात कही गई कि वे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करेंगे, वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके, इसके लिए ये प्रयास करेंगे। मतलब कि औद्योगिक पूर्व औद्योगिक समय था, उस समय जो भी तापमान था, वैश्विक तापमान था, उससे अभी तक की वृद्धि को अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तक ये सीमित करेंगे? तो उसको बात कही गई है 2 डिग्री सेल्सियस तक की। मतलब कि पूर्व औद्योगिक के समय वैश्विक तापमान अगर मान लीजिए 30 था, तो उसकी सीमा अभी जो निर्धारित की गई है कि हमें कहां तक लेके जानी है अधिकतम, तो +2, ये उदाहरण की बात हो रही है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तब 30 थी तो अभी 32 होनी चाहिए। ये उदाहरण की बात मैंने कही, ये तथ्य नहीं है।
अब उसके बाद क्या कह रहा है कि आगे चलकर तापमान वृद्धि को और कम करते हुए 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मतलब अभी 2 की जो बात हो रही है उसको और कम करके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने की बात कही गई है। यह समझौता विकसित राष्ट्रों को उनके जलवायु से निपटने के प्रयासों में विकासशील देशों की सहायता हेतु एक मार्ग प्रदान करता है। लेकिन मैंने आपसे क्या बात कही कि यह जो है बाध्यकारी लक्ष्य नहीं है। बाध्यकारी अगर यह नहीं है तो इसका पालन लोग सीरियसली नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास के लिए किसी भी देश को अभी आवश्यकता है कि वह क्या करे, ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करे, और इसके लिए जीवाश्म ईंधन का सहारा अभी काफी ज्यादा मात्रा में लिया जा रहा है। हालांकि प्रयास किया जा रहा है कि जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग धीरे धीरे आने वाले समय में आराम से किया जा सके, उसके लिए अच्छे विकल्प मौजूद हों जो कि इसकी जगह ले सकें। किसकी जगह ले सकें? जो ऐसे ईंधन हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं। अब बात आती है क्लाइमेट क्लब की कि आखिर यह क्लाइमेट क्लब है क्या। तो क्लाइमेट क्लब की अवधारणा को येल अर्थशास्त्री विलियम नार्डहास द्वारा वर्ष 2015 में दिया गया था। कहां के हैं? येल के अर्थशास्त्री हैं अमेरिका में, और इन्हें वर्ष 2018 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है अर्थशास्त्र के लिए। तो इन्हें हमें ध्यान से सुनने की जरूरत तो थी ही, और सुना भी गया। इसी वजह से इनकी इस बात को सीरियसली लेते हुए क्लाइमेट क्लब की स्थापना की जाने वाली है। ठीक, अब बात आती है कि 1997 का जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसका भी लक्ष्य यही था कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना है। उसके बाद 2015 का पेरिस जलवायु समझौता, जिसमें मैंने आपको बताया तापमान को कितना सीमित करना है, उसका भी लक्ष्य है। उनकी जो प्रकृति है स्वैच्छिक प्रकृति है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। मतलब कि अगर वह स्वैच्छिक है तो अपनी इच्छा से शायद हर कोई आगे बढ़कर यह कार्य ना करे। उसकी वजह भी मैंने आपको अभी बताई। इसके लिए ही क्लाइमेट क्लब की स्थापना की गई है। अब क्लाइमेट क्लब की स्थापना के लिए सबसे पहले यह बात किसने रखी? अभी हाल ही में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ 48वां, तो जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज, उन्होंने ही यह बात सामने रखी। इस बार जो सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता भी जर्मनी ही कर रहा था, और जर्मनी के चांसलर ओलाफ ने यह बात सामने रखी कि क्लाइमेट क्लब की स्थापना की जानी चाहिए, और इस पर कुल जो 7 देश हैं G7 के, सबने सहमति भी व्यक्त की। अब बात आती है क्लाइमेट क्लब का कार्य क्या है। तो क्लाइमेट क्लब का जो कार्य है वह जो रहेगा, सबसे पहली बात तो ये सिर्फ G7 देशों के लिए नहीं रहेगा। मतलब कि क्लाइमेट क्लब से कोई भी जो देश है वह जुड़ सकता है जो चाहता है कि जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल किया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके, कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सके, और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सके। अब ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया। इसके लिए 3 पिलर्स हैं जिन पर यह कार्य करेगा। कौन? क्लाइमेट क्लब। उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वाकांक्षी और पारदर्शी जलवायु नीतियों को आगे बढ़ाया जाएगा। वो नीतियां पारदर्शी होनी जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि नीतियों को अगर पारदर्शी नहीं रखा जाएगा तो जो देश सदस्य बनना चाहते हैं वह उसके सदस्य नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा कि उनके साथ कहीं किसी प्रकार का भेदभाव ना हो जाए। अगली बात, डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने के लिए उद्योगों को संयुक्त रूप से बदलना होगा। यानी कि अब यहां पे एक शब्द निकल के आया, कार्बोनाइजेशन। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब यह हुआ, इसमें एक शब्द छुपा है कार्बन। ईंधन के रूप में जो हम कार्बन का उपयोग कर रहे हैं, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, उसका विकल्प तलाशा जाए। उसका विकल्प जब तलाश लिया जाएगा और उसका उपयोग किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? डीकार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया हो गई है। तो यह प्रक्रिया जब हो जाए उसके लिए जरूरी तेजी से हो, जितनी जल्दी होगी उतना बेहतर है। तेजी से हो कहां पे हो? उद्योगों को संयुक्त रूप से बदलने के लिए हो। इसके लिए क्या विकल्प हो सकते हैं? मैंने आपको वही बताया था, जो भी ईंधन जो कार्बन का उत्सर्जन ना करे, जैसे कि हरित हाइड्रोजन जो हो गया वह विकल्प हो गया, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इस तरह के जितने भी विकल्प हैं
वह इसकी जगह ले सकते हैं, डिकार्बोनाइजेशन के लिए आवश्यक है। अब अगली बात आती है कि पार्टनरशिप और सहयोग के द्वारा अंतरराष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया जाए। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग किया जाए, पार्टनरशिप की जाए। किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद जो भी जुड़े हुए सदस्य देश हैं उनकी क्या योगदान उसके लिए हो सकता है, उनके योगदान को निर्धारित किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि वह अपने योगदान के लिए, जो उनका योगदान निर्धारित किया गया है, उसके लिए वे प्रतिबद्ध हैं। अगली बात है कि भारत एवं आगे की राह। तो देखिए, भारत की बात करें तो 5% का ही कार्बन उत्सर्जन भारत करता है, जबकि अगर बात की जाए कि भारत की आबादी दुनिया की कितनी प्रतिशत है, 17% है, और कार्बन उत्सर्जन कितना है, 5% है। यह एक ठीक स्थिति है। यह जो ठीक स्थिति है वह इस वजह से भी है क्योंकि जो भारत के लोग हैं अनावश्यक इस प्रकार का उपयोग नहीं करते हैं। अब चूंकि आर्थिक विकास में आवश्यकता कुछ चीजों की पड़ रही है तो वह कर रहे हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, उनकी लाइफस्टाइल की वजह से यह 5% पर अभी टिका हुआ है। लेकिन उपयोग, बाजारवाद उपयोग को बढ़ाएगा। उपयोग जैसे जैसे लोग नई नई चीजों का करेंगे, नए नए उत्पादों का उपभोग करेंगे, तो कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ता जाएगा। अब यहां पे एक बात आती है औद्योगिक क्षेत्र के डिकार्बोनाइजेशन के लिए वित्तीय प्रवाह, पहली बात, और दूसरी बात प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए प्रयास करने होंगे। किसे करने होंगे? भारत को करने होंगे। अब यह जो क्लाइमेट क्लब बन रहा है, इससे भारत क्या सहायता ले सकता है, हमें वो बात यहां पर पता चल रही है। तो पहली बात यह पता चल रही है कि जो कि क्लाइमेट क्लब का सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है, औद्योगिक क्षेत्र के डिकार्बोनाइजेशन के लिए वह क्लब कार्य करेगा। तो हमें इस बात पे विशेष ध्यान रखना है कि भारत जो है इसके लिए वित्तीय सहायता का प्रवाह, मतलब कि इस कार्य के लिए, अब चूंकि जितने भी अमीर देश हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उनसे भी यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपना अपेक्षित सहयोग दे सकें। तो उस सहयोग के क्रम में भारत चाहेगा कि वित्तीय सहायता उसे वैश्विक स्तर पर, कहीं ना कहीं से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त हो सके। दूसरी बात, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए प्रयास किया जाए, मतलब कि ऐसी प्रौद्योगिकी हमें प्राप्त हो सके। प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण से सीधा मतलब यह है इस प्रकार की प्रौद्योगिकी विकसित हो सके जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो सके या नगण्य हो सके। अगली बात आती है जलवायु से संबंधित शुल्कों के विरोध पर सहमति बनानी होगी। अब बात यही महत्वपूर्ण उभर कर आ रही है, जैसे हम चीन की बात करें, इसका इस बात पर विरोध है कि जलवायु से संबंधित शुल्क है, वह इस बात का विरोध करता है। तो उसे समझाया जाना जरूरी है कि यह कितना आवश्यक है, और यह समझ विकसित होना चीन के लिए भी जरूरी है तथा हर उस राष्ट्र के लिए जरूरी है जो कि जलवायु संबंधित शुल्कों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि चीन का नाम मैंने इसलिए भी लिया कि विश्व में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला अगर कोई राष्ट्र है तो वह चीन है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि चीन जैसे जितने भी देश हैं जो कि कार्बन का पर्याप्त उत्सर्जन आवश्यकता से कहीं ज्यादा कर रहे हैं, उनका इस क्लब में शामिल, किस क्लब में? क्लाइमेट क्लब में शामिल होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर वह उस क्लब में शामिल ही नहीं होंगे और उनके द्वारा ही सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा तो इस क्लाइमेट क्लब की प्रासंगिकता पर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो जाएगा। अब बात यह भी आती है कि बात की जगह एक्शन पर ध्यान देना होगा, बहुत ही जरूरी। क्यों? अभी तक ये सारी बातें जो हैं सिर्फ बातें ही हैं, यह अभी क्लब बना नहीं है और इस क्लब के द्वारा क्या कार्य किया जाएगा सुनिश्चित नहीं हुआ है। चूंकि पहले भी इस प्रकार जैसे जलवायु समझौते हुए, क्योटो समझौता हुआ, उसके अलावा अन्य कई संधियां हुई जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कारगर हो सकती थी, लेकिन अभी उतनी प्रभावी नहीं हुई हैं। जो नेट जीरो कार्बन इमिशन है, अभी तक हम उसे प्राप्त करने के लक्ष्य से कोसों दूर हैं। तो इन सब चीजों को देखें तो यह समझ में आता है एक अच्छा निर्णय लेना और उस अच्छे निर्णय को कार्यान्वित करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो अगर हम एक अच्छे निर्णय तक पहुंच गए हैं, उस पर पर्याप्त बात हो चुकी है, तो आगे बढ़ते हुए उस निर्णय पर पर्याप्त एक्शन भी लिया जाए, तभी वह हमारे लिए कारगर होगा, फायदेमंद होगा, लाभदायी होगा। इस प्रकार यह हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है और इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न पर विचार करें।
क्लाइमेट क्लब के गठन की पहल सर्वप्रथम भारत सहित G7 द्वारा की गई। दूसरा कथन है G7 का गठन वर्ष 1975 में किया गया था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में किसी नई खबर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।